हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू द क्लास। आज की क्लास में हम इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट के सेशंस को आगे बढ़ाते हुए आज डिस्कस करेंगे आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस कि आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। उसके बाद हम डिस्कस करेंगे पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन को। उसके बाद डिस्कस करेंगे डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन को, जो कि एंजियोस्पर्म की पहचान होती है। इसके पहले हमने ऑलरेडी इसके फ्लावर की जो मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर एंड फीमेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर की एनाटॉमी कर ली है, मॉर्फोलॉजी कर ली है। उसके बाद हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, देन डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट यानी कि पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन, उसके बाद मेगास्पोरोजेनेसिस और उसके बाद डेवलपमेंट ऑफ फीमेल गैमेटोफाइट यानी कि एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन। उसके वीडियोस ऑलरेडी अवेलेबल हैं। इसके बाद आ गई पॉलन ग्रेन को ट्रांसफर करने की फ्रॉम द एंथर टू स्टिग्मा यानी कि पॉलिनेशन। हमने पॉलिनेशन का भी वीडियो अपलोड कर दिया है। आज हम डिस्कस करने वाले हैं इसके बाद यानी कि व्हाट हैपेंस आफ्टर पॉलिनेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन। तो फर्टिलाइजेशन के पहले है ना, इसमें एक चीज डिस्कस करनी है आप लोगों से कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस क्या होते हैं। एनसीईआरटी इस पर बहुत फोकस करती है। उसके बाद भी बताती है पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन के बारे में। तो सबसे पहले आप ये समझ लें कि आखिर इस टॉपिक की एनसीईआरटी को जरूरत क्यों पड़ी, एनसीईआरटी क्यों इस टॉपिक को डिस्कस कर रही है। अब देखिए एक्चुअली होता क्या है कि आउटब्रीडिंग डिवाइसेस और इस पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन की जरूरत इसलिए है कि जैसे सपोज कीजिए कि आपके पास जो प्लांट है ना, ये प्लांट और ये स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, ये एक पिस्टिल है मैंगो का। किसका? मैंगो प्लांट का। ठीक है, तो ये है मैंगो का। तो क्या इसके ऊपर कोई पॉलन अमरूद का है ना, गुआवा का पॉलन आकर, ये पॉलन ग्रेन किसका है? पॉलन ग्रेन है आपका गुआवा का, मान लीजिए। तो क्या मैंगो पॉलन ग्रेन ऑफ गुआवा से पॉलिनेट हो जाएगा, फर्टिलाइज हो जाएगा? आंसर इज नो। तो अब मान लीजिए कि इंसेक्ट को तो नहीं पता ना कि मुझे यहां से बैठकर वहां नहीं बैठना, एयर के थ्रू हो रही है तो एयर को तो नहीं पता। ठीक है, तो आखिर ऐसी कौन सी चीज है जिसकी वजह से अगर आम के ऊपर अगर अमरूद का पॉलन आ जाए तो वो फर्टिलाइज नहीं हो सकता? ठीक, या किसी किसी प्लांट में हमें देखने को मिलता है कि उसमें सेल्फ फर्टिलाइजेशन ही नहीं होता, वो सेल्फ पॉलिनेशन को इनहिबिट करते हैं, वो सेल्फ पॉलिनेट होना ही नहीं चाहते। तो ऐसा क्या क्या उनमें ये सारी चीजें हैं, क्या मॉडिफिकेशंस हैं, हम इन्हीं के बारे में देखने जा रहे हैं कि आम अमरूद से क्यों नहीं होगा और सेल्फ फर्टिलाइजेशन क्यों नहीं करवाता। बहुत सारे ऐसे प्लांट्स होते हैं, इन्हीं के को रिलेट करता हुआ हमारा ये टॉपिक है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस एंड पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। होप सो आपको टॉपिक समझ में आ गया होगा। अब इसके कॉन्सेप्ट को समझते हैं। तो यहाँ पर अगर हम आउटब्रीडिंग डिवाइसेस को देखें, सो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट्स, अधिकतर फ्लावरिंग प्लांट्स जो होते हैं, प्रोड्यूस हर्माफ्रोडाइट फ्लावर। हर्माफ्रोडाइट फ्लावर का मतलब होता है बाइसेक्सुअल, यानी कि इसके ऊपर आपको स्टैमेन भी दिखेंगे यानी कि मेल रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर भी दिखेगा, और आपको कार्पेल यानी कि पिस्टिल भी दिखेंगे, दोनों होंगे, बोथ होंगे। अगर बोथ ऑन द सेम फ्लावर होते हैं हम बोलते हैं बाइसेक्सुअल। ठीक है, बोथ दिखेंगे। ये क्या है? हर्माफ्रोडाइट। जनरली हर्माफ्रोडाइट हम एनिमल के लिए यूज करते हैं, प्लांट के लिए हम बाइसेक्सुअल वर्ड यूज करते हैं, बट यहाँ एनसीईआरटी उसी के सेंस में बात कर रही है। सो मेजॉरिटी ऑफ द फ्लावरिंग प्लांट प्रोड्यूसेस hermaphrodite flowers and pollen grains are likely to come in contact with the stigma। अब देखिए of the same flower, भाई सेम फ्लावर में ही पिस्टिल एंड कार्पल दोनों है, यानी कि ये जो कार्पेल आप देख रहे हैं ये भी उसी फ्लावर में, ठीक है, ये जो स्टैमेन देख रहे हैं ये उसी फ्लावर में। तो पॉलन ग्रेन जो है ये तो आकर इसको फर्टिलाइज कर ही देगा। ठीक है, तो इस तरह का फर्टिलाइजेशन को आप क्या कहते हैं? इसको आपने नाम दिया था ऑटोगैमी, है ना, यानी सेल्फ पॉलिनेशन आपने नाम दिया था। ये पॉलिनेशन की कैटेगरी में आ गई थी, सेल्फ पॉलिनेशन। अब होता क्या है कि नेचर क्या करती है, नेचर बार बार अगर आप सेल्फ पॉलिनेशन करवाएंगे तो नेचर पिक्स द रिसेसिव ट्रेट, ये नेचर की पहचान है। यानी कि हमने क्या बोला अभी? हमने बोला इफ सेल्फ पॉलिनेशन is continued, ये हमेशा होने लगे, continued, then nature picks the recessive trait। ठीक है, नेचर पिक्स द रिसेसिव ट्रेट। जो रिसेसिव ट्रेट होते हैं ना, डोमिनेंट नहीं, रिसेसिव ट्रेट। अब जैसे टॉल है, ड्वार्फ है, तो ड्वार्फ रिसेसिव ट्रेट हो गया। ठीक है, सो पिक्स द रिसेसिव ट्रेट।
ठीक। अब आप कहेंगे ट्रेट क्या होता है? ट्रेट आप पढ़ेंगे 12th क्लास में जेनेटिक्स में। जैसे कि मान लीजिए हमने बोला हाइट, तो हाइट एक कैरेक्टर है। हाइट क्या हो गया? एक कैरेक्टर है, कि हम कैरेक्टर की बात कर रहे हैं। अब इसी हाइट में वो टॉल भी हाइट हो सकती है और ड्वार्फ भी हो सकती है, हम प्लांट की बात कर रहे हैं, है ना। अब जैसे मान लीजिए ब्लड ग्रुप है, इंसानों में ब्लड ग्रुप एक कैरेक्टर हो गया, लेकिन अब उसी कैरेक्टर के बहुत सारे ट्रेड्स हैं, ए ब्लड ग्रुप, ओ ब्लड ग्रुप, ए बी, है ना, बी है। तो अब एक ही इंसान में कोई एक ही तो ब्लड ग्रुप होगा, या तो ए होगा या बी होगा, ए बी होंगी या ओ होगा। तो ये सारे जो चीज़ें मैंने बताई, ए बी ओ, ठीक है, ये क्या हो गया? उसका ट्रेट हो गया। कैरेक्टर क्या है? ब्लड ग्रुप। तो दिया जाता है ब्लड ग्रुप का कैरेक्टर लिखने के लिए, अगर कोई फॉर्म फिल कर रहे हैं तो वहाँ पर आप क्या लिखते हैं? अपने ट्रेट के बारे में लिखते हैं। डन। तो यहीं पर इसी के बारे में बात करी है। तो एनसीईआरटी कहती है कि कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, अगर सेल्फ पॉलिनेशन कंटिन्यूड रहा, यानी कि बार बार अगर होगा, रिपीटेडली होंगे, सो इट रिजल्ट्स इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। सो ये क्या रिलेट करता है? ये बनता है इन ब्रीडिंग डिप्रेशन को, यानी कि ये क्या करवा देगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। और इन ब्रीडिंग डिप्रेशन में क्या होते हैं? नेचर पिक्स द रिसेसिव ट्रेट, यानी कि इसी को दूसरी भाषा में एनसीईआरटी कहती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस, है ना। इफ सेल्फ पॉलिनेशन इज कंटिन्यूड, नेचर पिक्स द रिसेसिव ट्रेट, इसी को एनसीईआरटी कहती है इन ब्रीडिंग डिप्रेशंस। ये आपके एग्जाम में आ सकता है कि इन ब्रीडिंग डिप्रेशन कब होगा? कंटिन्यूड क्रॉस पॉलिनेशन, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन, ठीक है। तो यहां पर बोलेंगे कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन इन ब्रीडिंग डिप्रेशन। इसका मतलब नेचर पिक्स द रिसेसिव ट्रेट। आई थिंक ये पॉइंट आपको समझ में आ गया। चलिए अब नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है आपके पास? फ्लावरिंग प्लांट्स यानी कि एंजियोस्पर्म्स हैव डेवलप्ड मेनी डिवाइसेस टू डिस्करेज सेल्फ पॉलिनेशन एंड टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। यहाँ हमने देखा कि बार बार सेल्फ पॉलिनेशन होने की वजह से इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएंगे। तो प्लांट जो फ्लावरिंग प्लांट्स हैं, ये इससे बचने के लिए, इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए बहुत सारे अपने अंदर मॉडिफिकेशन करती है, इनकरेजमेंट देती है, किसके लिए? ताकि उसके अंदर क्रॉस पॉलिनेशन हो जाए। अब हम यही देखेंगे कि प्लांट के अंदर आखिर कौन कौन से ऐसे चेंजेस हैं विच प्रोमोट्स क्रॉस पॉलिनेशन। सो इन सम स्पीसीज, उसी के बारे में बात कर रहे हैं, यानी कि कौन कौन से चेंजेस हैं प्लांट के अंदर जो प्रोमोट कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन को, यानी कि चेंजेस इन द प्लांट्स और फीचर्स इन द प्लांट्स, फीचर्स इन द प्लांट्स। फ्लावरिंग प्लांट की बात कर रहे हैं क्योंकि फ्लावरिंग प्लांट के पास होते हैं, एंजियोस्पर्म के पास। सो फीचर्स इन द प्लांट्स टू प्रमोट और टू इनकरेज क्रॉस पॉलिनेशन। क्रॉस पॉलिनेशन, और क्यों क्रॉस पॉलिनेशन को इनकरेज करेगा आपको पता चल गया है, क्योंकि अगर कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन होगा तो क्या होगा? इन ब्रीडिंग डिप्रेशन हो जाएंगे। उससे बचने के लिए प्लांट कौन कौन से इनकरेजमेंट करता है, क्या क्या प्रोमोट करता है, क्या क्या उसके पास फीचर्स आ जाते हैं। उसी में से इन सम स्पेशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। तो पहला इसमें हमें क्या दिखा कि पॉलन रिलीज, यानी कि रिलीज ऑफ पॉलन, release of pollen and stigma receptivity। स्टिग्मा रिसेप्टिविटी यानी कि स्टिग्मा जो है उसका रिसेप्टिव होना, यानी कि उसको पॉलन ग्रेन को लेने के लिए तैयार होना। कब तैयार होगा? ये जो स्टिग्मा है, ये मान लीजिए ये स्टिग्मा है, ठीक है। तो ये स्टिग्मा इसका कब रेडी होगा कि पॉलन ग्रेन आ जाए? जब इसके ऊपर एग रेडी होगा तब, ठीक है। तो एग तैयार है, इसका मतलब ये पूरा का पूरा स्टिग्मा रेडी है, ठीक है, ताकि इसके ऊपर पॉलन ग्रेन आ सके। अब अगर इस इमैच्योर एग के पास अगर वहां पॉलन ग्रेन आ भी गया तो क्या कर लेगा? कुछ नहीं कर सकता। पॉलिनेशन तो हो गई लेकिन फर्टिलाइजेशन हो ही नहीं पाएगी, क्योंकि पॉलन रेडी है लेकिन एग रेडी है ही नहीं। तो ये सिंक्रोनाइज नहीं होता। ये क्या होता है? रिलीज ऑफ पॉलन एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी, उसको रिसीव करने की कैपेबिलिटी, रिसेप्टिविटी। और कब होगा? जब एग मैच्योर हो जाएंगे। आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड, दोनों एक सिंक में नहीं हो रहे हैं, नॉट सिंक्रोनाइज्ड, ठीक है। यानी कि नॉट सिंक्रोनाइज्ड का मतलब क्या हो गया? नॉट सिंक्रोनाइज्ड का मतलब है
कि इफ पॉलन इज रेडी एग इज नॉट रेडी, इफ एग इज रेडी पॉलन इज नॉट रेडी। इसका मतलब क्या हो गया? इट मीन्स इफ पॉलन इज रेडी यानी मेल गैमेट इज रेडी, पॉलन इज रेडी, ठीक है, एग इज नॉट रेडी, एग इज नॉट मैच्योर। नॉट रेडी कर सकते हैं, नॉट रेडी का मतलब हुआ नॉट मैच्योर, या वाइस वर्सा, ठीक है। वाइस वर्सा मीन्स इफ एग इज रेडी पॉलन इज नॉट रेडी, लाइक दैट। तो ये क्या हो गया? पॉइंट नंबर 1, ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर अगर देखें तो सेकेंड पॉइंट क्या एनसीईआरटी कहती है, एक बार देख ले। इन सम स्पीशीज पॉलन रिलीज एंड स्टिग्मा रिसेप्टिविटी आर नॉट सिंक्रोनाइज्ड। इसका मतलब क्लियर है। नाउ इधर द पॉलन इज रिलीज्ड बिफोर द स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव और स्टिग्मा बिकम्स रिसेप्टिव मच बिफोर द रिलीज ऑफ पॉलन। यही बात अभी हमने डिस्कस की है। वाइस वर्सा का मतलब यही हुआ, ठीक है ना। ये तो कुछ प्लांट में हुआ, कुछ और प्लांट में। इन सम अदर स्पीशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस सो दैट द पॉलन कैनॉट कम इन कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर, ठीक है। अब यहां पर बात करें सेकेंड फीचर की। सेकेंड फीचर में क्या एनसीईआरटी बोलती है कि सेकेंड फीचर में बोलती है, एक तरह से आप समझ ले हेटेरोस्टाइली, हेटेरोस्टाइली आप कह सकते हैं, ठीक है। हेटेरोस्टाइली में क्या है कि जो इनका लेंथ है, लेंथ ऑफ फिलामेंट एंड लेंथ ऑफ कार्पेल, क्योंकि स्टिग्मा जो वहीं रीच करेगा उसके स्टाइल की लेंथ की वजह से, कार्पेल के लेंथ की वजह से, लेंथ ऑफ कार्पेल ये क्या है? आर डिफरेंट, ठीक है, जिसकी वजह से पॉलन रीच ही नहीं कर पाएगा। जैसे एक एग्जांपल आपको दिखाती हूँ मैं, ये देखिए, देख पा रहे हैं यहाँ पर? अगर आप देखें, इससे बेटर एग्जांपल आपको ये भी दिख जाएगा कि यहाँ पर क्या है कि हेटेरोस्टाइली है। अगर आप देख पा रहे हैं तो एंथर बहुत छोटा है। एक एग्जांपल ही आपको ड्रॉ ही कर देते हैं क्योंकि वो बेस्ट एक और के लिए एग्जांपल है। यहाँ अगर आप देखें तो मान लीजिए ये कार्पेल है, ठीक है, ठीक। तो स्टिग्मा कहाँ मिलेगा आपको? स्टिग्मा आ गया। स्टामेन कहाँ मिलेगा? ये स्टामेन है। अब बताइए, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल, मान लीजिए ये स्टामेन है, ये स्टामेन है, ठीक है। स्टिग्मा कहाँ है? स्टिग्मा ये रहा, यानी कि पूरा का पूरा कार्पेल कहाँ है? पूरा का पूरा कार्पेल ये रहा। ये देखिए, इन दोनों के केस में क्या है? ये प्रोमोट कर रहा है क्रॉस पॉलिनेशन के लिए, ठीक है, क्योंकि ये स्टिग्मा लेना चाहता है किसी और का पॉलन, ये पॉलन ग्रेन देना चाहता है किसी और को वो अपना पॉलन। क्लियर? तो यही एनसीईआरटी यहाँ पर कहती है। एक बार दोबारा पढ़ लें, देखिए। इन सम स्पेशीज द एंथर एंड द स्टिग्मा आर प्लेस्ड एट डिफरेंट पोजिशंस सो दैट द पॉलन कैनॉट कम कॉन्टेक्ट विद द स्टिग्मा ऑफ द सेम फ्लावर। बोथ दिस डिवाइसेस का मतलब ये, बोथ दिस डिवाइसेस का मतलब या तो दोनों सिंक्रोनाइज्ड ही ना हो, जब पॉलन रेडी है एग रेडी नहीं है, एग रेडी है पॉलन रेडी नहीं है, ठीक है, या तो दोनों का पोजीशन अलग अलग हो। इन दोनों ही केसेस में बोथ दिस डिवाइसेस प्रिवेंट ऑटोगैमी, ये दोनों ही केसेस में ऑटोगैमी नहीं हो सकती। ऑटोगैमी का मतलब क्या था? ऑटोगैमी में आपने देखा था, ऑटोगैमी में क्या था? ऑटोगैमी में था कि अगर मान ले एक प्लांट है और इसमें ये फ्लावर है, ठीक है, तो फ्लावर कैसा था? बाइसेक्सुअल था, बाइसेक्सुअल भी था और पॉलिनेशन कहाँ हो रही थी? विद इन द फ्लावर, ठीक है, यानी कि प्लांट तो सेम था ही, फ्लावर भी सेम था, जो फ्लावर है वो भी सेम था, तो पॉलिनेशन कहाँ हो रही थी? विद इन द फ्लावर, ठीक है, पॉलिनेशन इज विद इन द फ्लावर। इसको आपने क्या बोला था? ऑटोगैमी, ठीक। यही बात एनसीईआरटी कह रही है कि इनकी वजह से क्या होगा? ऑटोगैमी नहीं हो पाएगा, ठीक है। द थर्ड डिवाइस, दो डिवाइस हमने पढ़ लिया, एक तो सिंक्रोनाइज नहीं है और दूसरा उनका लेंथ अलग अलग है, पोजिशंस अलग अलग है। थर्ड डिवाइस टू प्रिवेंट इन ब्रीडिंग इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। एक थर्ड डिवाइस क्या है? ये दोनों क्या थे? हमने आउटब्रीडिंग डिवाइसेस पढ़ा था। थर्ड क्या है? थर्ड है सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, यानी कि जो थर्ड आ जाएगा वो क्या आ जाएगा? यहीं पर कंटिन्यू करें, थर्ड आ जाएगा सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी। थर्ड इज सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी, सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी।
अब इसका मतलब क्या है, सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी का मतलब क्या है? सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी में अगर हम देखें तो इसमें एनसीईआरटी कहती है दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलन फ्रॉम द सेम फ्लावर or other flowers of the same plant from fertilizing the ovules by inhibiting pollen germination or pollen tube growth in the pistil. इसमें क्या कहती है एनसीईआरटी कि अगर मान लें ये एक प्लांट है, प्लांट बनाते हैं और आपको दोनों केसेस बताते हैं। अगर एक प्लांट है और ये रहा इस प्लांट के ऊपर फ्लावर, एक दूसरा केस प्लांट और फ्लावर, ठीक है। एक तीसरा केस ले लेते हैं, प्लांट एंड फ्लावर, प्लांट एंड फ्लावर। ये ध्यान से बहुत देखेंगे, ठीक है। अब यहां पर एनसीईआरटी कहती है कि अगर पॉलिनेशन, सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या है, या तो ये विद इन द फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए तब भी क्या करेगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। पॉलन ग्रेन क्या करेगा, विल नॉट जर्मिनेट, जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर में पॉलिनेशन हो जाए तब भी क्या करेगा, पॉलन ग्रेन जर्मिनेट नहीं करेगा। अगर एक फ्लावर से दूसरे फ्लावर ऑफ डिफरेंट प्लांट हो जाए तब पॉलन ग्रेन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, ठीक है। इसका मतलब आप ये देखें कि सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी क्या कर रही है, सेम प्लांट को इनहिबिट कर रही है। यानी कि सेम प्लांट से अगर फ्लावर आएंगे ना तो भाई जीन तो एक ही जैसा होगा, उससे वो नहीं पॉलिनेट होगी, उसको पॉलन ग्रोथ, पॉलन ट्यूब को की जर्मिनेशन हो ही नहीं पाएगी, ठीक है। पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन वो करवाएगा ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ कि इस केस में भी आपने देखा कि प्लांट क्या है, सेम है, ठीक है। इस केस में देखा फ्लावर डिफरेंट है लेकिन अभी भी प्लांट क्या है, सेम है। इसी की वजह से सेल्फ से ये पॉलिनेट नहीं होगी। इसका मतलब सेल्फ से ये पॉलिनेट नहीं होगी, ठीक है। अच्छा, नहीं होगी। यहां पर आपने देखा प्लांट जैसे ही बदला, प्लांट डिफरेंट हुआ, ठीक है, पॉलिनेशन क्या हो गया, ठीक है। पॉलन ग्रेन क्या होगा, जर्मिनेट करेगा, और ये कहा जाता है सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। ये देखिए, इन सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी दिस इज अ जेनेटिक मैकेनिज्म एंड प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन। इसी के लिए मैं आपके लिए ये लेकर आई। ये देखिए, ये क्या है, अगर आप देखें तो आपको समझ में आएगा। यहाँ पर जैसे कि मान लीजिए ये ब्रासिका रापा है, ये जीनस है, और यहाँ पर ब्रासिका ही है, यानी कि जीनस वही है ना, ब्रासिका ही, लेकिन स्पेशीज क्या है, यहाँ पर रापा है। रापा क्या है, स्पेशीज है, स्पेशीज, और ब्रासिका क्या है, जीनस है। आपने बायनोमियल नॉमेनक्लेचर में पढ़ा होगा। यहाँ पर भी ब्रासिका क्या है, जीनस है। देख पा रहे हैं, जीनस सेम है, यानी ब्रासिका की बात कर रहे हैं, यानी कि मस्टर्ड है। ओलिरेसिया है ये इसका स्पेशीज है। स्पेशीज पर आप फोकस करें, स्पेशीज क्या है यहाँ, डिफरेंट। स्पेशीज पर अगर आप फोकस करेंगे, स्पेशीज क्या है, डिफरेंट है। जीनस क्या है, सेम है। स्पेशीज क्या है, डिफरेंट है। तो डिफरेंट स्पेशीज है, स्पेशीज क्या है इनके, डिफरेंट है, ठीक है, डिफरेंट है। अब देखिए, अब अगर आप फर्स्ट केस में देखेंगे तो फर्स्ट केस में साफ साफ नजर आएगा आपको कि यहाँ पर क्या है, ब्रासिका रापा में क्या है कि ब्रासिका रापा में अगर सेम पर अगर आ रहा है पॉलन ग्रेन, ठीक है, यहाँ पर, तो ये जर्मिनेट नहीं करने देगा। अगर इसका पॉलन ग्रेन अगर दूसरे पर जाएगा, ठीक है, तो क्या करेगा, पॉलन को जर्मिनेट करने देगा। देखिए यहाँ पर पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है, देख पा रहे हैं आप, ये पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो रहा है। कब, जब क्रॉस हो रहा है तब। यहाँ पर वापस से यानी कि ओलिरेसिया के अंदर अगर ओलिरेसिया का ही अगर आएगा पॉलन ग्रेन तो जर्मिनेट पॉलन ट्यूब नहीं करेगी। रापा के अंदर ही रापा का पॉलन ग्रेन आएगा तो पॉलन ट्यूब नहीं जर्मिनेट करेगा। लेकिन अगर रापा का ओलिरेसिया में आ जाए या वाइस वर्सा ओलिरेसिया में अगर रापा का चला जाए तो पॉलन ट्यूब का जर्मिनेशन होगा। इसी को हम कहते हैं सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी। ये एक बेस्ट एग्जाम्पल है आपके सामने, ठीक है। चलिए, वेरी गुड। अब चलते हैं नेक्स्ट। इसमें एनसीईआरटी एग्जाम्पल नहीं देती है, बट आपको समझाने के लिए मैं एग्जाम्पल लेकर आई हूँ ताकि आपको ये चीज़ें अच्छे से समझ में आ जाए। अनदर डिवाइस, 3 डिवाइस आपने पढ़ा। अनदर डिवाइस यानी कि फोर्थ, अनदर डिवाइस टू प्रिवेंट सेल्फ पॉलिनेशन, एक चौथा डिवाइस। 3 हमने पढ़ लिया।
फर्स्ट क्या था, फर्स्ट आपके पास था कि दोनों सिंक्रोनाइज नहीं होंगे। सेकंड क्या था, दोनों का जो पोजीशन है वो अलग अलग होगा। थर्ड क्या था, सेल्फ इनकम्पेटिबिलिटी। फोर्थ क्या है, नेक्स्ट another device to prevent self pollination is the production of unisexual flower। भाई कहानी खत्म। अगर प्लांट यूनिसेक्शुअल फ्लावर बनाएगा तो कहानी खत्म, ना ऑटो हो सकता है ना जिटोनो हो सकता है ना, क्योंकि क्या है वो फ्लावर यूनिसेक्शुअल फ्लावर ही बना रहा है। लेकिन आप ये देखें, इफ बोथ मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन द सेम प्लांट सच एज कैस्टर एंड मेज मोनोशियस, it prevents autogamy but not zygomogamy. In several species such as papaya, male and female flowers are present on different plants, that is, each plant is either male or female dioicy. This condition prevents both auto and zygomogamy. इसमें क्या एनसीईआरटी कहती है, ये देखिए। इसमें एनसीईआरटी कहती है कि अगर, चौथा है कि अगर प्लांट जो है, ध्यान से देखें दो केसेस, जो प्लांट है वो क्या कर रहा है, वो मोनोशियस है। प्लांट क्या है, मोनोशियस है। अब प्लांट मोनोशियस का मतलब क्या हुआ, मोनोशियस का मतलब ये हुआ कि बोथ मेल एंड फीमेल आर प्रेजेंट ऑन सेम प्लांट, सेम प्लांट। अब सेम प्लांट पर होने के लिए फ्लावर एक भी हो सकते हैं, फ्लावर अलग भी हो सकते हैं। यानी कि अगर हम इनके दो केसेस दे सकते हैं, एक तो जो फ्लावर है या तो मेल एंड फीमेल सेम फ्लावर पर हो तो फ्लावर कैसा हो जाएगा, बाइसेक्सुअल, बाइसेक्सुअल। जैसा कि आप सोच समझे, जैसे चाइना रोज है, चाइना रोज में मेल एंड फीमेल दोनों एक ही पर होते हैं। मस्टर्ड है, चाइना रोज मस्टर्ड है ना, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। मस्टर्ड में भी मेल फीमेल एक ही पर होते हैं। या तो फ्लावर क्या हो जाए, डिफरेंट फ्लावर हो जाए, डिफरेंट फ्लावर हो जाए। डिफरेंट फ्लावर का मतलब ये हो गया कि फ्लावर जो होगा वो क्या होगा, यूनिसेक्सुअल। अब इसका एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है, जैसे कि कैस्टर, जैसे कि मेज, भुट्टा। एक मेज का आपको डायग्राम बनाकर दिखाती हूँ कि मेज में बनता होता कैसे है। मेज का जब भी अगर आप पौधा देखेंगे तो आप देखेंगे कि नीचे इसके जो फ्लावरिंग होती है ना, वो फीमेल फ्लावर होते हैं और ऊपर इनके जो मेल फ्लावर होंगे। यानी कि अगर आप मेज में देखें, ठीक है, तो मेज में नीचे आपको फीमेल फ्लावर दिखेंगे, ठीक है, नीचे की तरफ फीमेल फ्लावर, और ऊपर आपको क्या दिखेंगे, मेल फ्लावर। तो फ्लावर क्या हो गया, यूनिसेक्सुअल। लेकिन प्लांट तो एक ही है ना, एक ही सेम प्लांट पर आपको क्या मिल रहा है, मेल एंड फीमेल बोथ मिल रहे हैं। तो ये प्लांट क्या हो गया, मोनोशियस। ठीक है, तो अगर ऐसा अगर होने लगे तो प्लांट ऑटोगैमी या जिटोनोगैमी दोनों तो एक ही पर कर ही लेगी। लेकिन क्या हो अगर एक बहुत ही बढ़िया सा काम हो जाए कि प्लांट ही क्या हो, डायोशियस हो। प्लांट क्या हो जाए, डायोशियस हो जाए। ठीक है, डायोशियस का मतलब होता है बोथ मेल एंड फीमेल स्ट्रक्चर्स आर प्रेजेंट ऑन, डायोशियस याद रख लें, डिफरेंट प्लांट, फ्लावर नहीं, प्लांट ही अलग है, डिफरेंट प्लांट। जैसे कि आप देखिए मलबेरी है, पपाया है। एग्जाम्पल एनसीईआरटी देती है पपाया, ठीक है, एग्जाम्पल क्या देती है, पपाया, एग्जाम्पल पपाया। ठीक है, पपाया में अगर आप देखें तो अगर मान लीजिए ये एक प्लांट है, अगर इस पर मेल फ्लावर है तो सिर्फ मेल ही होंगे। ठीक, अगर एक प्लांट है इस पर अगर फीमेल फ्लावर होंगे तो पूरे फ्लावर से फीमेल ही फ्लावर होंगी। तो ये क्या है, हमेशा क्रॉस का ही चांस है, सेल्फ तो हो ही नहीं सकता क्योंकि मेल फीमेल एक प्लांट पर है ही नहीं। यही है चौथा कि क्या हो, जो प्लांट ही जो है वो क्या हो जाए, डायोशियस हो जाए। और फ्लावर क्या है, फ्लावर तो भाई यूनिसेक्सुअल। ठीक है, डायोसी अगर मेंटेन हो जाए तो ये हमने पढ़ा आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस में 4 कि किस तरह से वो इन ब्रीडिंग डिप्रेशन से बचने के लिए, कंटिन्यूड सेल्फ पॉलिनेशन से बचने के लिए किस तरह से प्लांट कौन कौन से फीचर्स को अपनाता है। या तो वो उसका जो पॉलन ग्रेन एंड एग का फॉर्मेशन ही सिंक्रोनाइज ना हो, एक रेडी हो तो दूसरा नहीं, वाइस वर्सा, हेट्रोस्टाइली उनकी पोजीशन ही अलग अलग हो। ठीक है, तीसरा हमने सेल्फ इनकॉम्पेटिबिलिटी देखा। उसके बाद हमने देखा कि भाई सेम प्लांट से अगर आएगा, सेम जीन से अगर आएंगे तो वो पॉलिनेट ही नहीं होगा। इसका हमने एग्जाम्पल देखा यहाँ, जैसे कि ब्रासिका रापायन, ब्रासिका ओलिरेसिया का। उसके बाद चौथा होता है आपका कि क्या हो कि प्लांट ही डायोशियस हो जाए, जैसे कि पपाया, यानी कि एक प्लांट पर या तो मेल फ्लावर होंगे या तो फीमेल, तो भाई क्रॉस के अलावा और कोई चांस ही नहीं है। तो ये थे आपके आउट ब्रीडिंग डिवाइसेस।
होप सो आपको ये पॉइंट समझ में आ गए होंगे। नेक्स्ट चलते हैं अपना पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। नेक्स्ट टॉपिक इज पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में अगर हम देखें तो इसमें क्या कहती है एनसीईआरटी, देखिए होता क्या है। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन बहुत इजी सा कॉन्सेप्ट है। जैसे मान लीजिए कि ये रहा आपके पास, ये मैं यहाँ ड्रॉ करके आपको समझाती हूँ। पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए बेटर होगा, एक सेकेंड, चलिए ये देखिए। जैसे मान लीजिए पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के लिए कि यहाँ पर एक स्टिग्मा है, ठीक है, ये एक रहा है स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, दैट इज द कार्पेल। अब ये है स्टिग्मा, ठीक है, पूरा का पूरा ये स्ट्रक्चर क्या है, तो ये एक स्ट्रक्चर है पिस्टल, ये क्या है पिस्टल, ठीक है। इसके ऊपर क्या आएगा, पॉलन आएगा, पॉलिनेशन के बाद क्या आएगा यहाँ पर, पॉलन आएगा, तो ये है पॉलन यानी पॉलन ग्रेन, पॉलन है। अब यहाँ पर क्या होगा, इस पॉलन का और पिस्टल का, ठीक है, पॉलन एंड पिस्टल का इंटरेक्शन होगा, यानी कि इन पॉलन का और पिस्टल का इंटरेक्शन होगा। सबसे पहले यहाँ पर चेक किया जाएगा, वही जो कहानी शुरू में बताई थी कि ऐसा तो नहीं आम के साथ अमरूद आ गया है, ठीक है, और ऐसा तो नहीं कि ये जो इनब्रीडिंग डिवाइसेस की वजह से जो इसने प्लांट ने इतना सारा सब कुछ मॉडिफिकेशन किया था। अब जैसे मान लीजिए यहीं पर बताया था कि रापा का रापा पर ही आ गया है, ओलिरेसिया का ओलिरेसिया का ही आ गया है, ये कौन चेक करेगा, तो यहाँ पर इंटरेक्शन चेक होगा, यानी कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में ये सारी चीज़ें चेक की जाएंगी, ठीक। इसको हम नाम देते हैं पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन, यानी जो इंटरेक्ट करेंगे इनको हम नाम देते हैं कि पॉलन पिस्टल आपस में इंटरेक्ट करेंगे, पिस्टल इंटरेक्शन। इस इंटरेक्शन में एक्चुअली एक ये चेक किया जाएगा, ये एश्योरेंस लिया जाएगा कि हाँ एवरीथिंग इज ओके। अगर सब कुछ सही है तभी इस पॉलन को अलाउ किया जाएगा कि यस नाउ यू कैन ग्रो, नाउ यू कैन जर्मिनेट, और तुम अपना पॉलन ट्यूब बना सकते हो और जाकर फर्टिलाइज कर सकते हो, अगर सब कुछ ओके हुआ तब। अब ये ओके के लिए जो चेक होता है, सारी कंफर्मेशन जो चेकिंग होती है यहाँ पर, ये होती है पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के दौरान। तो आखिर ये होता क्या है, ये देखिए। ड्यूरिंग पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन एनसीईआरटी कहती है कि पॉलिनेशन डज नॉट गारंटी द ट्रांसफर ऑफ द राइट टाइप ऑफ पॉलन, ठीक है। पॉलिनेशन हो गया, इसका मतलब ये गारंटी नहीं है कि सही पॉलन ही स्टिग्मा के ऊपर आया है। जैसे कि कॉम्पिटिबल पॉलन ऑफ द सेम स्पेशीज एज द स्टिग्मा, जैसे कि इनकॉम्पिटिबल अगर है तो ऐसा तो नहीं रापा का ही आ गया है, जैसे कि हमने यहाँ पर पढ़ा ओलिरेसिया का आ गया, क्योंकि ये सेल्फ इनकॉम्पिटिबिलिटी करती है। तो ये कौन चेक करेगा, ये चेक करेंगे पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के दौरान होगा। कैसे होगा ये देखिए। ऑफन पॉलन ऑफ द रॉन्ग टाइप, अगर गलत पॉलन आ गया है इधर फ्रॉम अदर स्पेशीज और फ्रॉम द सेम प्लांट, या तो सेम प्लांट से आ जाए या तो अदर स्पेशीज का ही आ जाए, ठीक है। इफ इट इज सेल्फ इनकॉम्पिटिबल ऑल्सो लैंड ऑन द स्टिग्मा, ठीक है। तो यहाँ क्या होगा, द पिस्टल हैज द एबिलिटी, अगर कोई गलत पॉलन आ गया है तो पिस्टल के पास ये एबिलिटी है टू रिकॉग्नाइज द पॉलन, ये पॉलन को रिकॉग्नाइज कर लेगी कि ये इसी से पॉलिनेट होना है कि नहीं होना है, कहीं कोई रॉन्ग टाइप का पॉलन तो नहीं आ गया। वेदर इफ, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के पास किसके पास ऐसी कैपेबिलिटी होती है जो ये बता सके कि सही टाइप का पॉलन आया है नहीं आया है, तो वो किसके पास होती है, पिस्टल के पास। वेदर इट इज ऑफ द राइट टाइप कॉम्पिटिबल और ऑफ द रॉन्ग टाइप इनकॉम्पिटिबल। राइट टाइप मतलब कॉम्पिटिबल, तो कभी भी कॉम्पिटिबल वर्ड अगर आ जाए, कॉम्पिटिबल है यानी कि राइट टाइप का है, ठीक है, तो आप समझेंगे ओके है। इनकॉम्पिटिबल यानी कि सही नहीं है, इनकॉम्पिटिबल ये हम डेली भाषा में भी यूज करते हैं ना, इनकॉम्पिटिबल है, ठीक है। इफ इट इज ऑफ द राइट टाइप यानी कि इफ इट इज कॉम्पिटिबल, द पिस्टल एक्सेप्ट्स द पॉलन एंड प्रोमोट्स पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट्स, ठीक है। अगर सब कुछ ओके रहा, अगर ये पॉलन कॉम्पिटिबल है, तब ये पिस्टल क्या करेगी, पिस्टल विल अलाउ प्रोमोट करेगी पॉलन टू जर्मिनेट, तभी ये पॉलन क्या कर सकता है, जर्मिनेट कर सकता है, ठीक है। और पॉलन जर्मिनेट करके क्या बनाएगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन कर सकता है, ठीक है ना। अब आफ्टर पोस्ट पॉलिनेशन मतलब जो पॉलिनेशन के बाद इवेंट्स होते हैं उसके बारे में, यानी कि फर्टिलाइजेशन होगा, ऑब्वियस सी बात है। सो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स यानी कि पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन होगा, दैट लीड्स टू फर्टिलाइजेशन।
इफ द पॉलन इज ऑफ द रॉन्ग टाइप, ये तो तब की बात हो गई ना जबकि ये कॉम्पिटिबल है, जब ये कॉम्पिटिबल है एवरीथिंग इज ओके तब बात हुई, लेकिन क्या हुआ जब ये इनकॉम्पिटिबल हो गया तब, जब ये रॉन्ग टाइप का पॉलन आया तब द पिस्टिल रिजेक्ट्स, तब क्या होगा, मान लीजिए ये कार्पेल था, ये स्टिग्मा है, ओवरी है, या यहाँ पर क्या हुआ, कोई रॉन्ग टाइप का पॉलन आ गया, कोई पॉलन कैसा आ गया, एक रॉन्ग पॉलन आ गया है, पॉलन इज रॉन्ग, तो ये पॉलन रॉन्ग होगा तो क्या होगा, इसको रिजेक्शन मिलेगी, है ना, उसको अलाउ नहीं किया जाएगा टू जर्मिनेट, ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा, रिजेक्शन। सी द पिस्टिल रिजेक्ट्स द पॉलन बाय प्रिवेंटिंग पॉलन जर्मिनेशन, प्रिवेंटिंग मतलब रोक देगी, वो पॉलन को जर्मिनेट नहीं कर देगी, ठीक है, ऑन द स्टिग्मा, और द पॉलन ट्यूब ग्रोथ इन द स्टाइल, वो नहीं करने देगी, तो अगर इनकॉम्पिटिबल हुआ तो पॉलन जर्मिनेशन नहीं होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन नहीं होगा, ठीक है ना। द एबिलिटी ऑफ द पिस्टिल टू रिकॉग्नाइज द पॉलन फॉलोड बाय इट्स एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन is the result of a continuous dialogue between pollen grain and the pistil, and this dialogue is mediated by chemical components of the pollen interacting with those of the pistil। ध्यान से देखिए, ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन जो आप पढ़ रहे हैं, पीपी इंटरेक्शन हम लिखते रहे हैं आपके लिए, ये जो पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन लिख रहे हैं, पढ़ रहे हैं, ये एक्चुअली किसके थ्रू हो रहा है, ये केमिकल्स के थ्रू होते हैं, केमिकल हेल्प करते हैं इनको आइडेंटिफाई करने में, ठीक है। इट इज ओनली इन रिसेंट ईयर्स दैट बॉटनिस्ट हैव बीन एबल टू आइडेंटिफाई सम ऑफ द पॉलन एंड पिस्टिल कंपोनेंट्स एंड द इंटरैक्शंस लीडिंग टू द रिकॉग्निशन फॉलोड बाय एक्सेप्टेंस और रिजेक्शन, ठीक है। तो ये सारा क्या है, केमिकल मेडिएटेड, यानी कि हार्मोन मेडिएटेड है, केमिकल मेडिएटेड है, तो ये केमिकल्स के थ्रू होते हैं, ठीक है। चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर कि एज मैंशन अर्लियर, अब मान लीजिए हमें ये टॉपिक तो पढ़ना है क्योंकि हमें फर्टिलाइजेशन पढ़नी है, कहानी को ख़त्म नहीं करना है, इनकॉम्पिटिबल नहीं मानना है, कॉन्सेप्ट हमने समझ लिया, ठीक है। अब क्या करना है, पोस्ट पॉलिनेशन इवेंट क्या हो रहा है। सो एज मैंशन अर्लियर फॉलोइंग कॉम्पिटिबल पॉलन, जो कॉम्पिटिबल पॉलन है यानी कि ओके पॉलन है, जो सही पॉलन है, राइट पॉलन है, ठीक है, द पॉलन ग्रेन जर्मिनेट्स ऑन द स्टिग्मा टू प्रोड्यूस अ पॉलन ट्यूब थ्रू वन ऑफ द जर्म पोर्स। देखिए जब आपने पॉलन ग्रेन पढ़ा था तो आपको याद है पॉलन ग्रेन में आपको बताया गया था कि ये मान लीजिए ये है उसका अंदर का स्ट्रक्चर प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ठीक है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन के ऊपर क्या था, इंटाइन था, ये कंटिन्यूअस था सेलुलोज एंड पैक्टिन का, ठीक है, और सेलुलोज एंड पैक्टिन इंटाइन के ऊपर क्या था, तो एक्साइन था, एक्साइन जो था ये कैसा था, कुछ ऐसा था, है ना, कहीं कहीं था और कहीं नहीं भी है, तो ये था एक्साइन का लेयर, ठीक, स्पोरोपोलिनिन का बना हुआ, ये हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया है। अच्छा, इसके अंदर थे आपके वेजिटेटिव सेल एंड द जेनरेटिव है, या जेनरेटिव का मान लीजिए माइटोटिक डिवीजन हो गया तो आपका मेल गैमेट, ये भी हमने डिस्कस किया था मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन में, ठीक है। तो अगर आपको ये नहीं पता है, यहाँ डाउट हो रही है, तो मेल गैमेटोफाइट के फॉर्मेशन वाली वीडियो आप देख लेंगे तो ये समझ में आ जाएगा। तो ये मान लीजिए 2 सेल्ड स्टेज है, तो इस एरिया को हमने बोला था कि जर्म पोर है, इसको हमने क्या बोला था, जर्म पोर है। जैसे यहाँ पर मुझे 3 जर्म पोर दिख रहे हैं जहाँ एक्साइन एब्सेंट है, तो जहाँ एक्साइन एब्सेंट है, वेयर एक्साइन इज एब्सेंट, उसको आप क्या कह रहे थे, जर्म पोर, क्योंकि पॉलन ट्यूब वहीं से जर्मिनेट करेगी। तो ये क्या करता है, पॉलन यहीं से, पॉलन ट्यूब क्या होगा, यहीं से पॉलन ट्यूब जर्मिनेट करेगा, ठीक है। तो पॉलन ट्यूब ये जो बना, इसके लिए क्वेश्चन आता है कि पॉलन ट्यूब जर्मिनेट जो करेगा कहाँ से, जर्म पोर से। सो पॉलन ट्यूब इज एक्चुअली द एक्सटेंशंस ऑफ द प्लाज्मा मेम्ब्रेन एंड द इंटाइन, ठीक है। ये देखिए क्या है, एनसीईआरटी क्या कहती है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन्स मूव इनटू द पॉलन ट्यूब। अब देखिए कोई भी चीज़ अगर ये पॉलन ट्यूब बन रही है तो जो भी यहाँ स्ट्रक्चर्स है ये सारी चीज़ें कहाँ आ जाएंगी, पॉलन ट्यूब में आ जाएंगी ना। जैसे कि अगर हम बात करें कि यहाँ पर ये पॉलन ट्यूब ये जर्मिनेट कर रहा है, अब जैसे ही ये जर्मिनेट करेगा तो जो भी इसके अंदर के कंटेंट्स हैं, ठीक है, वो सारे यहाँ आ जाएंगे, यानी कि वेजिटेटिव सेल था वो कहाँ आ जाएगा, टिप पर, उसके बाद जनरेटिव आ जाएगा, आप 3 सेल्ड स्टेज में देख रहे हैं तो मेल गैमेट आ जाएगा, यानी कि टिप ऑफ द ट्यूब, हमेशा टिप ऑफ
द ट्यूब पर कौन आया, टिप ऑफ द ट्यूब पर आए हैं वेजिटेटिव, और यही कारण है कि वेजिटेटिव को हम ट्यूब न्यूक्लियस या ट्यूब सेल भी बोलते थे। याद आया आपको, बिकॉज इट ऑक्युपाइज टिप ऑफ द पॉलन ट्यूब। अब यहाँ पर अगर हम देखें तो एक एक हम इस टॉपिक को क्लियर करते जाएंगे एक एक टॉपिक के साथ। यानी कि सबसे पहला स्टेप आपका क्या था, सबसे पहला स्टेप था पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, सबसे पहला स्टेप क्या था आपका, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक, ये देखिए 1 सेकेंड। ठीक है, सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन। इंटरेक्शन, पॉलन पिस्टिल इंटरेक्शन में कॉम्पिटेबल इनकॉम्पिटेबल यानी कि राइट एंड रॉन्ग चेक हुआ। अगर सब कुछ था, कॉम्पिटेबल था, है ना, सब कुछ सही था, कॉम्पिटेबल था, सही पॉलन था, तो क्या होगा, देन क्या करता है एक्चुअली कि अलाउ किया जाएगा पॉलन ट्यूब के जर्मिनेशन को। तो यहाँ पर क्या करती है कि जो स्टिग्मा होती है, स्टिग्मा स्टिग्मा स्टार्ट्स टू सिक्रीट सुगर सोल्यूशन। सुगर सोल्यूशन, देखिए अब ये क्या करेगा कि ये जो स्टिग्मा है ना, ये स्टिग्मा यहाँ पर अगर आपने देखा तो ये स्टिग्मा क्या करेगा, ये जो स्टिग्मा है ये शुगर सोल्यूशन स्टार्ट कर देगा सिक्रीट करना। ठीक है, और ये जो स्टिग्मा के ऊपर जो पॉलन है, अब देखिए अब इस स्टिग्मा के ऊपर शुगर सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। उसके ऊपर है कौन, उसके ऊपर आपने कहा कि पॉलन ग्रेन है। तो पॉलन जो ये ग्रेन है, ये पॉलन ग्रेन अब ये शुगर सोल्यूशन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। तो पॉलन ग्रेन जब शुगर सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेगा तो एंडोस्मोसिस होगी। ठीक है, वो स्वेल करेगा और जिसके कारण क्या होगा, उसको न्यूट्रिशन भी मिलेगा, और स्वेलिंग के कारण क्या होगा, उसका प्लाज्मा मेम्ब्रेन की एक्सटेंशन होगी। तो यहाँ पर स्वेलिंग के कारण एक जगह थी जहाँ की आपने बोला था कि जर्म पोर है, तो जहाँ पर ये जर्म पोर था उसी से वो क्या निकलेगा भाई, कहीं जगह जहाँ मिलेगी वहाँ से वो आगे की तरफ बढ़ेगा ना, क्योंकि वो फूल रहा है स्ट्रक्चर, तो यहाँ से वो आगे बढ़ेगा, उसी से पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो ये हुआ क्या, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन हुआ, सब तो कुछ सही था, कॉम्पिटेबल था, स्टिग्मा स्टार्ट टू सिक्रीट शुगर सोल्यूशन। अब ये शुगर सोल्यूशन को पॉलन ग्रेन एब्जॉर्ब करेगा, एंडोस्मोसिस होगी, वो स्वेल करेगा, और इसके बाद क्या होगा, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। यानी कि सेकंड में क्या हो गया, इसके बाद पॉलन विल जर्मिनेट, पॉलन क्या करेगा, जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट कर क्या करेगा, पॉलन ट्यूब बनाएगा, पॉलन ट्यूब फॉर्मेशन। ठीक है, पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और जैसे ही पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा वैसे ही क्या हो जाएगा, वॉट एवर द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन, द कंटेंट्स जो भी पॉलन ट्यूब, जो भी पॉलन के कंटेंट्स हैं, कंटेंट्स ऑफ द पॉलन वो कहाँ आ जाएंगे, ट्यूब में। पॉलन विल कम इनटू द ट्यूब, सब ट्यूब में आ जाएंगे, है ना, जैसे अभी भी बोला भाई, जो भी चीज़ रहेंगी वो सारी के सारी ट्यूब में आ जाएंगी, है ना। अब देखिए एनसीईआरटी क्या कहती है ना, द कंटेंट्स ऑफ द पॉलन ग्रेन मूव इनटू द पॉलन ट्यूब, पॉलन ट्यूब ग्रोज थ्रू द टिश्यूज ऑफ द स्टिग्मा एंड स्टाइल एंड रीचेज द ओवरी। अब देखिए, अब पॉलन ट्यूब ये जर्मिनेट करता जाएगा, ये पॉलन ट्यूब जर्मिनेट कर रहा है। यहाँ पर थी आपको बताया गया था ये इंटेगमेंट्स है ना, ये यहाँ पर ओवरी है। तो अब देखिए पॉलन ट्यूब ये जर्मिनेट करता हुआ कहाँ तक आ रहा है, अब ये करता हुआ ये ओवरी तक ये पहुँच रहा है। ठीक है, यानी कि स्टिग्मा के बाद ये स्टाइल को क्रॉस करता हुआ ये कहाँ तक आ रहा है, ओवरी तक आ गया। ठीक है, ओवरी तक ये पहुँच गया है। अब देखिए, you would recall that in some plants pollen grains are shed at two-celled condition, a vegetative and the cell generative। आपको याद हो जब हमने बताया था आपको पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन बताया था, तब आपको ये बताया गया था कि जो मैक्सिमम प्लांट्स है ना, एक सेकेंड, ये आई थिंक कुछ गलत हो गया यहाँ पर, गलत मीन्स इसको अंडरलाइन किया, इसके इफेक्ट सब जगह आ गए हैं, है ना, एक सेकेंड,
एक सेकेंड, है ना। एक सेकेंड, एक सेकेंड। चलिए, तो यहाँ तक आपको समझ में आया कि ये पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन में ये क्या है ना। आई थिंक समथिंग वेंट रॉन्ग, कुछ गलत हो गया है। गलत मतलब पढ़ाई में गलत नहीं, बट इसके सिस्टम में कुछ ऐसा हो गया है। ये लाइनें मुझे हर स्लाइड में दिख रही हैं, सारी स्लाइड में आ रही हैं, इसका इफेक्ट सारे स्लाइड में आ रहा है। तो यहाँ पर हमने अभी देखा क्या कि सबसे पहले क्या होता है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन। ठीक है, पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन करके अगर ये देखें कि एवरीथिंग इज फाउंड टू बी ओके, सब कुछ सही है, तो पॉलन पिस्टल इंटरेक्शन के बाद क्या हुआ, स्टिग्मा स्टार्ट्स टू सिक्रीट शुगर सोल्यूशन, और उस शुगर सोल्यूशन को कौन एब्जॉर्ब करेगा, पॉलन ग्रेन। पॉलन ग्रेन शुगर सोल्यूशन को एब्जॉर्ब करेंगे, यानी कि एक तरह से एंडोस्मोसिस हो रही है, तो वो क्या होगा, स्वेल करेगा। स्वेल करेगा तो वो पॉलन ट्यूब क्या होगा, जर्मिनेट करेगा। ठीक है, और जब जर्मिनेट करेगा तो अंदर के जितने भी कंटेंट हैं वो कहाँ जाएंगे, वो आ जाएंगे ट्यूब में। अब यहाँ पर आपको जब हमने पढ़ाया था उस वक्त एनसीईआरटी भी ये लाइन लिखती है कि जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, जब पॉलन ग्रेन रिलीज होते हैं, तो अब यहाँ पर दो कंडीशंस है, टू कंडीशंस है। कौन कौन से, आपको याद होगा कि यहाँ पर दो कंडीशन में एक कंडीशन ये है कि या तो पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो, या तो पॉलन ग्रेन 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज हो। अगर 2 सेल्ड स्टेज में पॉलन ग्रेन रिलीज होती है तो पॉलन ग्रेन के अंदर खाली वेजिटेटिव और जनरेटिव सेल होते हैं। अगर ये 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज होगी तो इसके पास क्या होता है, वेजिटेटिव सेल तो होगा ही, अब ये जनरेटिव ने माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट्स बना दिए हैं, तो ये था 3 सेल्ड स्टेज। अब अगर ये पॉलन ग्रेन 2 सेल्ड स्टेज का रिलीज हुआ था और ऐसा पॉलन अगर इस स्टिग्मा के ऊपर आया है, तो ये जब पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करेगा यहाँ पर, उस ट्यूब के अंदर ये ओवरी तक पहुँचते इसका जो ट्यूब है, यानी कि मैं यहाँ अगर बता दूँ, यानी कि ये मान लीजिए ये स्टिग्मा स्टाइल एंड ओवरी, ठीक, बड़ा सा बनाना पड़ रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर ये 2 सेल्ड स्टेज में अगर ये पॉलन ग्रेन रिलीज हुआ है, ठीक, 2 सेल्ड स्टेज में, यहाँ पर क्या था, यहाँ पर आपने देखा था ये इंटेगुमेंट, ठीक है, इस तरह से यहाँ पर एम्ब्रियो सैक था। तो ये जो पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा ना, ये जो पॉलन ट्यूब बनेगा, स्टाइल ओवरी तक पहुँचते क्या करेगा, क्योंकि सारे कंटेंट इसके कहाँ आ गए हैं, नीचे आ गए हैं, पॉलन ट्यूब में आ गए हैं, तो वेजिटेटिव तो टिप के पास होगा। और अगर ये 2 सेल्ड स्टेज में आया है उस वक्त इसका जेनरेटिव जो है ये माइटोटिक डिवीजन करके मेल गैमेट बना चुका होगा, ये 2 मेल गैमेट क्या करेगा, बना देगा। ठीक है, इसीलिए स्टाइल जो है ये इलोंगेटेड होता है, ताकि पॉलन ट्यूब के अंदर ये जो जेनरेटिव होते हैं इनको थोड़ा वक्त मिल जाए माइटोटिक डिवीजन करके मेल गैमेट बनाने के लिए। अगर 3 सेल्ड स्टेज में आया है तो इसको माइटोटिक डिवीजन करने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि ऑलरेडी मेल गैमेट है। लेकिन अगर 2 सेल्ड स्टेज में आएगा तो ये जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके 2 मेल गैमेट्स बनाएंगे ओवरी तक पहुंचते। ये एनसीईआरटी देखिए क्या कहती है। नाउ सी, pollen tube grows through the tissue of the stigma and style and reaches the ovary. ओवरी तक पहुंचेगा, तब तक क्या होगा, यू वुड रिकॉल दैट इन सम प्लांट्स, आपने पढ़ा था जब, तो वो बताया गया था कि लगभग 60% प्लांट्स में पॉलन ग्रेन 2 स्टेज में ही रिलीज होता है। पॉलन ग्रेन्स आर शेड एट 2 सेल्ड स्टेज, खाली वेजिटेटिव एंड एक जनरेटिव होगा। In such plants, the generative cell divides, mitotic division, and forms 2 male gamete during the pollen tube या growth of the pollen tube in the stigma. In plants which shed pollen in 3 celled stage,
जो 2 सेल्ड स्टेज में जिसके पॉलन ग्रेन रिलीज हुए हैं उनका तो जनरेटिव सेल माइटोटिक डिवीजन करके मेल गैमेट बना देगा, लेकिन जिनका 3 सेल्ड स्टेज में रिलीज हुआ है उनको जरूरत नहीं है। पॉलन ट्यूब्स कैरी द 2 मेल गैमेट्स फ्रॉम द बिगनिंग, तो जरूरत नहीं है कोई भी माइटोटिक डिवीजन करने की। नाउ पॉलन ट्यूब आफ्टर रीचिंग द ओवरी, ओवरी तक जब पहुंच गया उसके बाद इट इंटर्स द ओव्यूल थ्रू द माइक्रोपाइल एंड देन इंटर्स वन ऑफ द सिनर्जिड्स थ्रू द फिलीफॉर्म एपरेटस। अब यहाँ पर देखिए बात, यहाँ पर ये एनसीईआरटी कहती है, इसके लिए मैं एक दूसरा सेपरेट बना लूँ तो ये ज़्यादा अच्छा होगा। ठीक है, ये देखिए एनसीईआरटी कहती है, इस डायग्राम को देखिए ध्यान से। यहाँ पर ये डायग्राम आपके पास था, ये एनसीईआरटी का ही डायग्राम है कि जब पॉलन ट्यूब आया था, यहाँ एक कार्पेल है, ये पिस्टिल है, ये सपोज कीजिए ये है स्टिग्मा, ये है स्टाइल एंड ये है ओवरी। ठीक है, यहाँ था मेल गैमेट, ये है फीमेल गैमेटोफाइट, एम्ब्रियो सैक बना रही हूँ अभी। ठीक है, और बाद के जितने भी डायग्राम होंगे उसमें सिर्फ एम्ब्रियो सैक को मैं अलग से बताऊंगी, बार बार पूरा कार्पेल पिस्टिल नहीं बनाऊंगी। ठीक है, ये है माइक्रोपाइलर एंड, ये है चलेजल एंड, और इसके अंदर आपने देखा था एग है, सिनर्जिड्स हैं, एंटीपोडल सेल्स हैं, और ये पोलर न्यूक्लियाई है। अगर मैं इसको पूरा इस तरह से अगर मैं बना दूँ सिर्फ एम्ब्रियो सैक यहाँ पर, तो ये है चलेजल एंड, ये है माइक्रोपाइलर एंड, माइक्रोपाइलर एंड की तरफ है एग, ठीक है, और चलेजल एंड की तरफ है एंटीपोडल सेल्स, बीच में है पोलर न्यूक्लियाई, और एग के बगल में है 2 सिनर्जिड्स। ये जो सिनर्जिड्स है इनके पास है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये फिंगर लाइक प्रोजेक्शंस। ठीक है, सिनर्जिड्स को अगर मैं अलग से बनाऊं तो कुछ इस तरह से बना सकती हूँ, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस, ये है फिलीफॉर्म एपरेटस। ठीक है, सिनर्जिड्स के पास, और ये था बीच में एग। ये हमने स्ट्रक्चर अभी बनाया है माइक्रोपाइलर एंड का। अब पॉलन ट्यूब क्या है, आ चुका है कहाँ तक, पॉलन ट्यूब की एंट्री हो चुकी है यहाँ तक, यानी कि यहाँ तक पहुँच गया है। ठीक है, जब ये पॉलन ट्यूब यहाँ तक पहुँचेगा तो टिप पर कौन है, वेजिटेटिव 1, टिप पर कौन है, वेजिटेटिव। ठीक है, वेजिटेटिव है टिप पर। ठीक, अच्छा पीछे कौन है, 2 मेल गैमेट्स हैं, पीछे 2 मेल गैमेट्स हैं, ये दोनों क्या है पीछे, 2 मेल गैमेट्स हैं। अब देखिए अब क्या करेगा, यहाँ पर जैसे ही ये वेजिटेटिव सेल पहुँचेगा माइक्रोपाइलर के एंड की तरफ, तो ये क्या करेगा, जो सिनर्जिड का जो फिलीफॉर्म एपरेटस है ये गाइड करता है पॉलन ट्यूब की एंट्री को कि यहीं तुम्हें एग मिलेगा, इधर आ जाओ। ठीक है, लेकिन होता क्या है इस जगह पर, बहुत ध्यान से देखेंगे, अगर बहुत बुक पढ़ेंगे आप तो आपको पता चलेगा कि एक्चुअली जो ये मैं इधर नीचे वाले पोर्शन को बना रही हूँ, कि अगर आप इस एग वाले पोर्शन को यहाँ देखेंगे, ठीक है, तो यहाँ है एग, ठीक, और एक सिनर्जिड तो इसका है यहाँ पर, लेकिन एक सिनर्जिड क्या करेगा, डी जनरेट होना शुरू कर देगा। ठीक है, एक सिनर्जिड इसका डी जनरेट होना शुरू कर देगा। कब, उसी वक्त क्या हो रहा है कि ये जो वेजिटेटिव न्यूक्लियस जो पहुंचा हुआ था, वेजिटेटिव सेल यहाँ पहुंचा हुआ था, ठीक है, इसका ये जो वेजिटेटिव है वो भी डी जनरेट करना शुरू कर देगा। ठीक, तो ये इसके अंदर जैसे ही जाएगा वेजिटेटिव भी डी जनरेट करेगा और ये सिनर्जिड भी डी जनरेट करने लगेंगे, तो एक स्पेस क्रिएट हो जाएगा यहाँ पर कि पॉलन ट्यूब यहाँ पर अपने मेल गैमेट्स को रिलीज कर देगा। तो यहाँ पर एट ए टाइम 2 डी जनरेटिंग बॉडीज आपको दिखेंगे। ये जो 2 डी जनरेटिंग बॉडीज हैं इनको हम कहते हैं एक्स बॉडीज। ठीक है, एक्स इसलिए क्योंकि लिखते हैं एक्स है, लेकिन है किस सेंस में, जैसे एक्स प्रेसिडेंट, तो कभी वो प्रेसिडेंट थे अभी नहीं है, कभी ये बॉडी हुआ करता था अभी नहीं है, तो एक्स बॉडीज ये 2 डी जनरेटिंग बॉडीज हैं, 2 एक्स बॉडीज। क्वेश्चन आता है कितने एक्स बॉडीज, तो आप कहेंगे 2 एक्स बॉडीज, 2 एक्स बॉडीज। किसके किसके, एक डी जनरेटिंग सिनर्जिड का और दूसरा डी जनरेटिंग वेजिटेटिव सेल का। वन है डी जनरेटिंग synergid and next is degenerating, ठीक है, वेजिटेटिव सेल का। अब क्या होगा कि अब अगर आप देखें डायग्राम तो आपके पास देखा आपने कि ये था एग, ठीक है, ये था एग, इसमें एक सिनर्जिड है
और दूसरा सिनर्जिड क्या हुआ है, डीजनरेट हो चुका है। अब इसकी वजह से यहाँ पर ये एग है, ये क्या है, एग है, और यहाँ क्या था, पोलर न्यूक्लियाई था, ठीक है, ये क्या थे, पोलर न्यूक्लियाई। अब जब इसकी मेल गैमेट की एंट्री जब अंदर हो गई है, जब मेल गैमेट की एंट्री हो गई है, वेजिटेटिव न्यूक्लियस है ना, वो डिजेनेट हो गए हैं, तो एक मेल गैमेट और ये एक मेल गैमेट, वन मेल गैमेट विल फ्यूज विद दिस पोलर न्यूक्लियाई एंड अनदर मेल गैमेट विल फ्यूज विद द एग। यानी कि यहाँ पर अगर हम फ्यूजन देखें तो हमें दो जगह फ्यूजन देखने को मिलेगा। दो मेल गैमेट थे, कितने मेल गैमेट थे, टू मेल गैमेट्स थे, टू मेल गैमेट्स थे, ठीक है। तो ये जो दो मेल गैमेट थे, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ एग और रिजल्टेंट क्या बनाएगा, जाइगोट, ठीक है। अच्छा, अनदर मेल गैमेट, वन मेल गैमेट यानी कि अनदर मेल गैमेट, दूसरा जो मेल गैमेट है, वन मेल गैमेट फ्यूजेस विथ द पोलर न्यूक्लियाई, ठीक है। और ये क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। अब ध्यान से देखें, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो इस जगह पर ये आपस में भी फ्यूज हो रहे हैं और ये भी फ्यूज हो रहा है। यानी कि यहाँ अगर आप देखें तो तीन चीजें फ्यूज हो रही हैं, है ना। फ्यूजन कितने में हो रहा है, तीन स्ट्रक्चर्स आपस में फ्यूज हो रहे हैं, इसीलिए इसको हम बोलते हैं ट्रिपल फ्यूजन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन मुझे कहाँ कहाँ देखने को मिला, दो जगह फर्टिलाइजेशन को मिला, क्योंकि दो मेल गैमेट थे। एक फर्टिलाइजेशन हुई यहाँ पर एक फर्टिलाइजेशन हुई है, एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई है और एक फर्टिलाइजेशन यहाँ हुई है, फर्टिलाइजेशन, ठीक है। तो इसीलिए हम इसको बोलते हैं डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक, एंड ट्रिपल फ्यूजन, ठीक। ये एक एंजियोस्पर्म की पहचान है। डबल फर्टिलाइजेशन, ट्रिपल फ्यूजन का मतलब समझ आ गया। अब आगे जब देखेंगे कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या हुआ है, तो पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट में यही जाइगोट आगे चल के क्या बनाता है, एम्ब्रियो बनाएगा। इसको हम पढ़ते हैं एम्ब्रियोलॉजी में। और यही प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस क्या बनाएंगे, सेकेंडरी एंडोस्पर्म, यानी कि पूरा का पूरा एंडोस्पर्म बना दे हैं, ठीक है। अब यही अगर आप देखेंगे पूरे एम्ब्रियो सैक में, तो शुरू में आपको ये एम्ब्रियो सैक जो दिखा था इस तरह से, ठीक है, इसमें ये जो एंटीपोडल सेल्स आपको दिखे थे चैलेजल एंड पे, यहाँ पर एग दिखा था, ये सिनर्जिड्स दिखे थे, ये सिनर्जिड्स देखा था, और ये पोलर न्यूक्लियाई। जब फर्टिलाइजेशन हो गई तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन क्या होगा, ये एग अब एग नहीं रहा, अब ये जाइगोट बन गया है, यानी कि अब यहाँ पर जाइगोट का फॉर्मेशन हो चुका है। क्या हो गया है, अब जाइगोट, ठीक है, जाइगोट का फॉर्मेशन हो गया है। और यहाँ पर ये एंडोस्पर्म बनाएंगे, ये क्या बना देंगे, एंडोस्पर्म बना देंगे। और यहाँ पर ये जो सिनर्जिड्स थे, है ना, जो सिनर्जिड्स थे और एंटीपोडल सेल्स थे, ये क्या हो जाएंगे, ये डीजनरेट कर जाएंगे, ये भी डीजनरेट, यानी कि एंटीपोडल सेल्स, सिनर्जिड्स, जो रिमेनिंग सिनर्जिड है, सिनर्जिड्स, ये दोनों क्या हो जाएंगे, ये डीजनरेट कर जाएंगे, दे विल डीजनरेट, ठीक है। और ये जाइगोट क्या करेगा, एम्ब्रियो बनाएगा। ये जब एम्ब्रियो बनेगा, इस ग्रोइंग एम्ब्रियो को ये जो एंडोस्पर्म है ये क्या करता है, ये नरिशमेंट प्रोवाइड करवाता है, इसी को न्यूट्रिशन देता है एंडोस्पर्म, ठीक है। अब जब आप अगर देखेंगे तो इसमें यही बात एनसीईआरटी लिखती है, अब आप पढ़ेंगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। मेनी रिसेंट स्टडीज हैव शोन दैट filiform apparatus present at the micropylar part of the synergid guides the entry of the pollen tube। यहाँ से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। All these events from pollen deposition on the stigma, that is pollination, until pollen tube enter the ovule are together referred to as pollen pistil interaction। pollen pistil interaction को हम कब तक मानते हैं, pollen का यहाँ आना, उसके बाद इसकी चेकिंग होना कि सही है नहीं है, उसके बाद इसकी pollen tube का ग्रोथ होना, और कब तक, जब तक कि ये pollen pistil इस ओव्यूल के अंदर इंटर नहीं कर जाता तब तक pollen pistil interaction माना जाता है।
As pointed out earlier, pollen pistil interaction is a dynamic process involving pollen recognition followed by promotion और इनहिबिशन ऑफ द pollen. भाई कंपेटेबल होगा तो प्रमोट किया जाएगा, अगर कंपेटेबल नहीं होगा तो पोलन ग्रोथ की उसको टर्मिनेट कर दिया जाएगा, इनहिबिट किया जाएगा, अलाउ नहीं किया जाएगा. The knowledge gained in this area would help the plant breeder in manipulating pollen pistil interaction even in incompatible pollination to get desired hybrid. ये भाई ये बता रहा है कि इसकी कैसे होता है, ये इन्फॉर्मेशन बॉटनिस्ट को हेल्प करेगा आर्टिफिशियल हाइब्रिडेशन के लिए. अगर वो चाहते हैं कि कोई इनकॉम्पिटिबल से ही हम पॉलिनेट करवा दें तो भी करवा सकते हैं, उसका इन्फॉर्मेशन यहाँ से होना चाहिए. ये सिर्फ और सिर्फ यहाँ इन्फॉर्मेशन के लिए है, यहाँ से नीट में क्वेश्चंस नहीं पुट किए जाएंगे इस लास्ट 3 लाइन से. अब देखिए एनसीईआरटी इस डायग्राम को भी देती है किस तरह से ये फिलीफॉर्म एपरेटस है, किसके साथ, सिनर्जिड के साथ. ठीक है, और ये एम्ब्रियो सैक का स्ट्रक्चर एनसीईआरटी बताती है. एनसीईआरटी एक लाइन यहाँ देती है और आपको ये कहती है कि अगर आप पॉलन ले लें, ठीक है, पॉलन ले लें, पॉलन फ्रॉम, और ये डिफरेंट एग्जाम्पल लेती है. यहाँ सिर्फ आपको ये बताया जा रहा है, यहाँ से क्वेश्चन सिर्फ एक ही उठेगा, वो ये उठेगा कि पॉलन ग्रेन को अगर आप लें और 10% शुगर सोल्यूशन में अगर आप डाल दें, यानी कि आपने पॉलन लिया, ठीक है, बहुत सारे पॉलन ले लिए और कहाँ डाल दिया, एक ग्लास स्लाइड पर डाल दिया. ठीक है, ग्लास स्लाइड पर डाल दिया और उस पर क्या दिया है आपने, 10% शुगर सोल्यूशन दिया है. क्या दे दिया है आपने, 10% शुगर सोल्यूशन आपने दे दिया. ठीक है, और इसको आधे घंटे के लिए आप छोड़ दीजिए, 15 से 30 मिनट्स के लिए आप छोड़ दीजिए, 15 से 30 मिनट के लिए. तो उसके बाद आप अगर इसको लो माइक्रोस्कोप के अंदर भी अगर आप देखेंगे ना, तो आप देखेंगे कि अब ये पॉलन जो ग्रेन है ना, ये जर्मिनेट होना शुरू हो गया है, यानी कि पॉलन की जर्मिनेशन शुरू हो गई है. धीरे धीरे ये पॉलन ट्यूब अब बनाने शुरू हो गए हैं. ठीक है, ये आप देख पाएंगे, यही देख पा रहे हैं आप, यहाँ पर पॉलन ट्यूब की फॉर्मेशन शुरू हो गई है. तो क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि पॉलन ट्यूब जो है वो कितने % शुगर सोल्यूशन पर आर्टिफिशियली हम देख सकते हैं उसको जर्मिनेट करता हुआ. तो 10% शुगर सोल्यूशन यहाँ पर डेटा है. इसके अलावा इससे यहाँ से कुछ भी क्वेश्चन नहीं आएगा. ये 10% शुगर सोल्यूशन ये इंपॉर्टेंट है. ठीक है, चलिए अब बात यहाँ पर आती है कि डबल फर्टिलाइजेशन का मतलब क्या हुआ. यही अभी हमने देखा था कि डबल फर्टिलाइजेशन क्या हुआ. डबल फर्टिलाइजेशन यहाँ हुआ था कि जो एक मेल गैमेट था, सो आफ्टर एंटरिंग वन ऑफ द सिनर्जिड द पॉलन ट्यूब रिलीजेज द 2 मेल गैमेट. दोनों मेल गैमेट को रिलीज किया है. यहाँ पर हमने बहुत अच्छे से डायग्राम बनाकर भी देखा है कि किस जगह पर क्या कैसे हुआ है. ठीक है, नाउ वन ऑफ द मेल गैमेट moves towards the egg cell and fuses with the nucleus, other completing the syngamy. ठीक है, यानी कि फर्टिलाइजेशन. दिस रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ डिप्लॉयड सेल दैट इज द जाइगोट. यानी कि अगर ये आपने एम्ब्रियो सैक बनाया था तो एक किसके साथ फ्यूज करेगा, इस एग के साथ, और क्या बनाएगा, जाइगोट. द अदर मेल गैमेट मूव्स टुवर्ड्स द पोलर न्यूक्लियाई, यहाँ पर. ठीक है, लोकेटेड इन द सेंट्रल एंड फ्यूजेस विद देम टू प्रोड्यूस द ट्रिप्लॉयड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, तो एक मेल गैमेट आया और एक मेल गैमेट फ्यूज़ किया इस एग के साथ और जाइगोट बनाया. दूसरा मेल गैमेट फ्यूज़ करेगा इन पोलर न्यूक्लियर के साथ और क्या बनाएगा, प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ये ट्रिप्लॉयड होगा और ये बनाएगा जाइगोट जो कि डिप्लॉयड होगा. ये जाइगोट ही बाद में चल के एम्ब्रियो बनाएगा. ठीक है, एज दिस इन्वॉल्व्स द फ्यूजन ऑफ 3 हैप्लॉयड न्यूक्लियाई इट इज टर्म्ड एज ट्रिपल फ्यूजन. इसको आपने क्या बोला, ट्रिपल फ्यूजन. ठीक है, since 2 types of fusion, syngamy and triple fusion, takes place in an embryo sac, the phenomenon is termed as double fertilization and triple fusion. ठीक है, यही बात यहाँ पर एनसीईआरटी कहती है, डबल फर्टिलाइजेशन एंड ट्रिपल फ्यूजन की. और अब क्या होगा कि यहाँ पर पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फर्टिलाइजेशन हो गया. अब फर्टिलाइजेशन के बाद आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन की अगर हम बात करें, आफ्टर फर्टिलाइजेशन, तो आफ्टर फर्टिलाइजेशन होंगे पोस्ट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन, आफ्टर फर्टिलाइजेशन होगा पोस्ट फर्टिलाइजेशन. इसको आप क्या कहेंगे, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. ठीक है, पोस्ट फर्टिलाइजेशन. पोस्ट फर्टिलाइजेशन में क्या होगा, ये जो जाइगोट है, ये जाइगोट एम्ब्रियो बनाएगा. ये जाइगोट क्या बनाएगा, एम्ब्रियो. ठीक है, जाइगोट किसका फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का फॉर्मेशन करेगा, एम्ब्रियो का. और ये जो है ये एंडोस्पर्म बनाएंगे, सेकेंडरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस. ठीक है, तो ये बनाएंगे एंडोस्पर्म, ये एंडोस्पर्म बनाएंगे. देख पा रहे हैं, यहाँ पर एम्ब्रियो और ये एंडोस्पर्म, इनका फॉर्मेशन होगा. इनके लिए आपके पास पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए आपके पास एक सेपरेट डिस्कशन है. पोस्ट फर्टिलाइजेशन यानी कि फॉर्मेशन ऑफ
एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो, और उसके बाद किस तरह से एक ओव्यूल एंड एक सीड बनता है, ओवरी कैसे फ्रूट बनेगी, इसका डिस्कशन है पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स में। तो होप सो आपको ये सारी चीज़ें समझ में आ रही हैं। हम इस पोस्ट फर्टिलाइजेशन के लिए एक सेपरेट वीडियो लेकर आएंगे, वहाँ हम डिस्कस करेंगे पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट। आज तक अभी तक तो इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं आपके साथ पोस्ट फर्टिलाइजेशन इवेंट्स। तब तक टेक केयर एंड बाय बाय। और बताइएगा ज़रूर कि आपको कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हुई। अगर आपको कोई क्वेरीज़ हैं तो अपने कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपनी क्वेरीज़ को पुट करें। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में, तब तक टेक केयर एंड बाय बाय।